नमस्कार के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर बारीकी और विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। चारधाम यात्रा को लेकर खींचतान जारी, सरकार शुरू कर रही है चारधाम यात्रा तो वहीं विपक्ष कर रहा विरोध। राज्य मंत्री रेखा आर्या ने की समीक्षा बैठक, महिला कल्याण विभाग की बैठक, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। सचिवालय में यूएमटीए की हुई बैठक, सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक, उत्तराखंड मेट्रो रेल परियोजना के प्लान को मंजूरी। उत्तराखंड राज्य सरकार की पहल पर मिला लाभ, कोरोना काल में पेंशनधारियों को मिला लाभ, करीब 7 लाख पेंशनधारियों को मिला लाभ। प्रदेश सरकार ने लगाई सभी नियुक्तियों पर रोक, विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला, कांग्रेस ने कहा बेरोजगारों के साथ किया धोखा। उत्तराखंड में बड़े कोरोना के केस, 93 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने, संक्रमितों की संख्या हुई 1655। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो उत्तराखंड की खबरों का विस्तार से रुख करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य के प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और नैनीताल हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में 3 महीने की फीस माफी के मामले का निस्तारण करने के लिए शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं, तो वहीं अब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि यदि किसी अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों में फीस देने में दिक्कत आ रही है तो वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि वह सभी अभिभावकों से वादा करते हैं कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा दी जाएगी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि यदि सरकारी स्कूल में कोई कमी है तो उसे दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। कोर्ट में विचाराधीन बैठ रहे हैं और इसमें चल रहा है, और इसके बाद मैं आप लोगों के माध्यम से भी आम जनमानस से कहना चाहता हूं कि किसी को सरकारी स्कूल में फीस देने में दिक्कत है तो सरकारी सिस्टम के हमारे विद्यालय ठीक हुए हैं। आप अपने पाले को, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें, हम उनको अच्छी पढ़ाई देने का वादा करते हैं। और कुछ कमियां हमारे विद्यालय में आएंगी, आप हमको बताइए ना, आप उन कमियों को हमको बताइए, हम ठीक करेंगे। हमने अच्छे सब विषयों का अध्यापक गेस्ट टीचरों के माध्यम से सब जगह हमने की है। आपको पता, मैं 2.5 साल से इस बात को हमने प्रयास किया है कि जहाँ छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक हैं वहाँ तैनात रहें, और जहाँ अतिरिक्त शिक्षक हैं, सरप्लस शिक्षक हैं, उनको छात्र संख्या के आधार पर दूसरी जगह उनको समायोजित किया जाएगा। अब वो काम हो गया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो प्राइवेट क्षेत्र में जो लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके सामने फीस की दिक्कत है, संकट है, तो वो अपने बच्चों को सरकारी सिस्टम में भेजें, हम उनको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। और रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य 4 माह बाद भी पूरा नहीं हो पाया है, जिस कारण वाहन चालकों के अलावा स्थानीय जनता को भारी दिक्कतें हो रही हैं। पुल न बनने के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर आए दिन जाम लगा रहता है, जबकि आने वाले मानसून सीजन में भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन संबंधित कार्यदायी संस्था को नोटिस भी जारी कर चुका है, लेकिन पुल निर्माण कार्य अधर में ही लटका हुआ है। इधर रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने कहा कि पुल निर्माण को लेकर लगातार संबंधित कार्यदायी संस्था से वार्ता की जा रही है। पुल निर्माण को लेकर कार्यदायी संस्था को नोटिस भी भेजा गया है। पुल समय पर न बनने से दिक्कतें हो रही हैं, यातायात संचालन भी प्रभावित हो रहा है। संबंधित संस्था ने 30 जून तक पुल तैयार करने की बात कही है। ये जो इसमें जो ये पुल निर्माण का कार्य कर रहे हैं, इन संबंधित को हमारे द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। और क्योंकि पहले इनकी तय सीमा 30 मार्च थी, बाद में लॉकडाउन की वजह से ये अपना काम समय से नहीं कर पाए, ऐसा इनके द्वारा बताया गया। हमारे द्वारा इनको नोटिस दिया गया है कि इस जो इनका मलबा पड़ा है, जो सामान पड़ा है, अगर भविष्य में कोई एक्सीडेंट होता है तो ये जिम्मेदारी इन्हीं की होगी जो ये पुल बना रहे हैं। और 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों के लिए यात्रा शुरू करवाई गई है। यात्रा के दूसरे दिन 7 स्थानीय श्रद्धालु केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए, जबकि 20 तीर्थ पुरोहित भी अपने प्रतिष्ठानों को संचालित करने के लिए धाम पहुंचे। मंदिर समिति और पुलिस कर्मचारियों की ओर से केदारनाथ मंदिर के आगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 1.5 मीटर की दूरी पर भोले बनाए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए पैदल मार्ग की सभी चौकियों पर पुलिस तैनाती की गई है।
जिला प्रशासन की तरफ से जो निर्देश जारी हुए, जनपद के लोग ये व्यवस्था आगामी 30 जून तक ये प्रभावी रहेगी। इसमें जो जनपद रुद्रप्रयाग के जो लोग हैं वो दर्शन के लिए श्री केदार जा सकते हैं। वहाँ पे एक मजिस्ट्रेट और एक मेडिकल टीम और पुलिस टीम सोनप्रयाग में नियुक्त है, जो कि इनका वेरीफाई करेगी कि वो जनपद रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। तत्पश्चात उनको ऊपर जाने की अनुमति दे दी जाएगी और ऊपर जा सकते हैं। और जितने भी स्थल हैं जहाँ पे कि भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे कि घोड़ा पड़ाव हो गया, टैक्सी स्टैंड हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, या मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पे 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे गोले बनाए गए हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। और ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को एक ही चीज टच करने बार बार काफी सारे लोग एक ही चीज टच करते हैं जिससे कि संक्रमण फैलने का खतरा भविष्य में हो सकता है, तो वहाँ पे भी पुलिस द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। और पुलिस के अलावा एसडीआरएफ जो है वो भी केदारनाथ में, सोनप्रयाग में और लैंचोली में डिप्लॉयड है। सारी चौकियां जो अस्थायी चौकियां यात्रा के दौरान बनती हैं श्री केदार, लैंचोली, भीमबली, जंगल चट्टी, वो कार्यशील है, वहाँ पे कर्मचारी नियुक्त हैं और सबको सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में और कोविड-19 के संबंध में क्या प्रिकॉशन सावधानियां बरतनी है इस संबंध में डिटेल में ब्रीफ किया जा चुका है। और इसके अतिरिक्त छोटे छोटे उपाय किए गए हैं, जैसे कि सरस्वती पुल पे एक घंटी है जो कि सब यात्रियों के ऊपर चढ़ते हैं, उसको हटा दिया गया है वहाँ से। और जहाँ पे भी ये संभावना रहती है कि कुछ लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गोलों का निर्माण लगातार करवाया। अभी जनपद स्तर पे यात्रा शुरू हुई है और अब बहुत ज़्यादा लोग अभी नहीं जा रहे हैं, तो तत्काल हमने सोनप्रयाग में अपनी मेडिकल टीम को लगा दिया है जो स्क्रीनिंग कर रही है और जितने जो भी जा रहे हैं तो वहाँ से स्क्रीनिंग या उसका चेकअप करके जा रही है। वो दूसरी टीम अभी हमारे केदारनाथ में लगी हुई है, तो और जो भी वहाँ जा रहे हैं अगर किसी तरह का परेशानी हो रहा है तो वो देख रहे हैं वहाँ। तो 2 टीम हमारी उस वहाँ लगी हुई है और बाकी जो एसएडी हैं, फाटा में एडिशनल पीएससी है, गुप्तकाशी में एसएडी है, या रास्ते में जहाँ भी है तो हमारे सभी जगह डॉक्टर हैं और वहाँ स्क्रीनिंग की जा रही है। अब एक आगे जब भी पूरी यात्रा शुरू होगी तो और जगह हम लगाएंगे, जिसके लिए शासन से हमने डिमांड भी किया है डॉक्टरों का और बाकी अपने जो चाहिए स्टाफ भी, ताकि अभी कोरोना में हमारे काफ़ी स्टाफ लगे हुए हैं और जिसके कारण यात्रा शुरू करने में बाहर से हमको चाहिए होगा। तो 1 तारीख के बाद या जब भी यात्रा शुरू होगी तो उस हिसाब से हम फिर तैयारी कर रहे हैं। और उधम सिंह नगर जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हम होंगे कामयाब मुहिम का आगाज करने जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन ने सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, आमजन एवं मीडिया से जिले में इस मुहिम में शामिल होने के लिए अनुरोध किया है। डीएम ने कलेक्ट्रेट में अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कोविड-19 को रोकने के लिए हम होंगे कामयाब मुहिम के तहत सबको सतर्क रहना है और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क रहने के लिए जागरूक करना है। इसके लिए लोगों को मास्क लगाने के लिए बताना है और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 2 गज की दूरी से लोगों से इंटरेक्ट करना बताना है। इसके बाद डीएम ने भरोसा जताया है कि वह इस मुहिम में सभी वर्गों के साथ मिलकर कामयाब होंगे। सभी को ये देखना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोग भी अगर लापरवाह हो रहे हैं तो हम उन सभी को मोटिवेट करें कि भैया आपकी वजह से हमारा पूरा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन हो जाएगा, केस आएगा, आप सभी परेशान होंगे। हम सभी को कहीं ना कहीं एक पूरी सोसाइटी के अंदर भी कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो चाहे वो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, चाहे हमारे मार्केट एरियाज़ हैं, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं। अब सिर्फ हमारे को जरूरत है कि सभी चीज़ें प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है, उसमें सभी की मदद की हमें आवश्यकता है। और नैनीताल हाईकोर्ट ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से 22 जून तक प्रतिष्ठित पत्र पेश करने को कहा है। राज्य सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया। मामले की अगली सुनवाई 22 जून के तिथि नियत की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई। स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने एक चारधाम मैनेजमेंट एक्ट बनाया है। उसके अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री का मैनेजमेंट जो है वो एक बोर्ड बनाकर ट्रस्ट के रूप में उसको मैनेज किया जाएगा।
जो भी उसके फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो एज ए ट्रस्ट उसको फिड्यूशियरी कैपेसिटी में रखेगा और उनको यूज़ करेगा फॉर पब्लिक पर्पस। उसको अपोज करने के लिए एक इन पर्सन पिटिशनर हैं श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने एक PIL फाइल की है, एक्ट को चैलेंज किया है। और रुद्रप्रयाग में 6 माह के भीतर गर्भवती होने वाली महिलाओं की 100 दिनों तक जांच आशा ANM तथा संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री करेंगी। साथ ही जिन गर्भवती महिलाओं में खून की कमी है उनमें सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका अनुश्रवण स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रतिदिन किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे सभी पेंशनधारी भी कोविड-19 के दृष्टिगत संवेदनशील आयु वर्ग में आते हैं, इसीलिए इनकी भी प्रतिदिन स्वास्थ्य की जांच के आदेश DM ने संबंधित आशा ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को दिए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद की ऐसी समस्त गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसव अगले 6 माह अंतर्गत होना है, उनकी 100 दिनों तक नियमित जांच के लिए संबंधित आशा ANM तथा आशा कार्यकर्त्री को आदेश दिए गए हैं। कल एक निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, समाज कल्याण विभाग उनकी सूची ग्रामवार उपलब्ध कराएगा और ये सूची सभी चिकित्सा केंद्रों को, सभी MOIC को दी जाएगी, जिससे कि ऐसे व्यक्ति जो वृद्ध हैं उनके स्वास्थ्य पर दैनिक रूप से निगरानी रखी जा सके। कोविड के दृष्टिगत अधिक आयु के व्यक्तियों की संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, गर्भवती महिलाओं की संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, बीमार व्यक्ति जो किसी न किसी प्रकार की अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं उनकी संवेदनशीलता ज़्यादा होती है। और शहर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, बावजूद इसके सफाई कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारियों का टेस्ट कराना जरूरी है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इसके लिए निजी पैथोलॉजी लैब से करार किया गया है। जिस सफाई कर्मचारी को बुखार, खांसी, जुकाम आदि के लक्षण होंगे उनका निजी लैब में टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों की अनुमति जरूरी होगी। उसके बाद कर्मचारी को टेस्ट के लिए लैब भेजा जाएगा। किसी अन्य कर्मी में भी ऐसे लक्षण देखते हैं तो उनका भी टेस्ट कराया जाएगा। जो हमारे सफाई कर्मचारी बंधु हैं उनका विशेष तौर से जो है, क्योंकि वो जहाँ कॉलोनियों में, जहाँ मोहल्लों में जहाँ कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं वहाँ हमारी नगर निगम की टीम जाती है, वहाँ सैनिटाइज करती है, वहाँ सफाई व्यवस्था करती है। तो ऐसी जहाँ किसी को किसी किस्म की दिक्कत होगी उसके लिए नगर निगम ने ये व्यवस्था बनाई है। और अनलॉक 1 के बाद 8 जून से देश के सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, पर पिरान कलियर में मौजूद साबिर साहब की दरगाह को खोलने के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसके चलते साबिर साहब के दरगाह प्रांगण में सैकड़ों दुकानदार दुकानों तो खोल रहे हैं पर उन्हें ग्राहक नसीब नहीं हो रहे, जिसके चलते उनके लिए रोजी रोटी का संकट सामने खड़ा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने जब सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाज़त दे दी है तो साबिर साहब की दरगाह को अभी तक खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश के लोग बड़ी आस्था लेकर ज़ियारत के लिए आते हैं और तकरीबन 78 दिनों से यहाँ दरगाह पर ताले लगे हुए हैं, जिसके चलते यहाँ के सभी दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दर्शन करने के लिए आया था यहाँ पर और जो है मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि जैसे कि यहाँ पर आज दरवाजे बंद हैं और 8 तारीख में सरकार ने जैसे कि ऐलान किया था कि जो है दरगाह व मंदिर वगैरह मस्जिद खुले जाएंगे और जो है बड़ी दुख के कारण मैं आज यहाँ पर वैसे ही अपनी जो है मनोकामना जो है तो वो जो सिद्ध नहीं हो पाई वो है जो बिना दर्शन कर ही वैसे जा रहा हूँ आज। इसलिए मेरा मतलब जो है मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार जो है अपील करता हूँ कि इससे जल्द से जल्द खुला जाए। दरगाह क्षेत्र में सोना हलवे का कारोबार है, क्योंकि दरगाह जब से बंद है तब से ही हमारी दुकान में कारोबार पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है और दरगाह खुली हुई होती है तब हमारा डोसे के लिए हलवा दरबार में भी जाता है और बाहर से दूर दराज से जारीन आते हैं, इसे तबरुक के तौर पर लेके जाते हैं। जब से दुकानें बंद है हमारे सामने रोजी रोटी का पूरी तरह से संकट आ पड़ा है।
और अनलॉक 1 के फेज 2 में सरकार द्वारा लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। राज्य में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं और आमजन के लिए आवाजाही खोली गई है, लेकिन बहुत से लोग अब भी नहीं मान रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी को लेकर रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में लगातार पुलिस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं लोगों को पुलिस कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूक भी कर रही है। साथ ही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिगत बैंक कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को भी पुलिस ने जानकारी दी। जो ये कोविड का संक्रमण चल रहा है उसको एहतियात बरतते हुए हमारे द्वारा जगह जगह जितने भी प्रतिष्ठान है वहाँ चेकिंग की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है या नहीं, लोग मास्क पहने हैं या नहीं। यदि कोई इसका उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जो निर्धारित धाराएं हैं उसमें उचित कार्रवाई की जा रही है और इसमें हमारे द्वारा चालान भी किए जा रहे हैं। और उधम सिंह नगर के डॉक्टर नीरज खैरवाल और एसएसपी वरिंदरजीत सिंह ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर की मेन बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में आ रहे लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क अवश्य रूप से पहने ताकि संक्रमण से बचा जा सके। डीएम और एसएसपी ने बाजार में दुकानों के आगे फंड व ठेली लगाने पर दुकानदारों को हिदायत देते हुए चालान भी कराए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही जागरूक होना होगा। पहली और आखिरी एक चीज है कि हम सभी सतर्क रहें। सतर्क रहने के साथ में अगर हम अपना मास्क नहीं लगाते हैं तो चांसेस, ये बहुत सी अलग अलग जगह की स्टडीज आ चुकी हैं, अलग अलग जगह से गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा हम कोई भी चीज़ करें तो 2 गज की दूरी से अपना कोशिश करें कि भाई कोई भी अगर इस प्रकार की चीज़ हो रही है तो 2 गज की दूरी दूसरे लोगों से, जहाँ पर आपको संभावना हो सकती है, जहाँ पर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, अनजानी जगह जा रहे हैं। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्कूल में आके मुझे नहीं, आप लोग को बुलाया किसने था ये बताओ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने का फैसला किया है। इसके सभी अधिकारी और विभागीय सचिवों को मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं सरकार के फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई है। सचिवालय संघ के महासचिव राकेश जोशी का कहना है कि सरकार को सिर्फ कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती करने के लिए और सरकारी खर्चे को
कम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रदेश में लाल बत्तीधारियों के खर्चे में कटौती करनी चाहिए। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, ऐसे में प्रदेश में 70 विधायकों की जगह 50 विधायक की होनी चाहिए। साथ ही कर्मचारी नेता अरुण पांडे ने भी नाराजगी जताते हुए सरकार के इस निर्णय को जायज नहीं माना है। सरकार खर्चा कम करे, इससे हमको क्या परेशानी है? सरकार को खर्चा कम करे, लेकिन सरकार खर्चा वहां कम करे ना जहां अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है। पदों में कटौती करके खर्चा कम करने का केवल सरकार को एक रास्ता दिखाई दे रहा है। जो वाहनों का, राजकीय वाहनों का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर सरकार को कटौती करनी चाहिए। जो तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के लोग राजनीतिक सेवा में आए हैं और उनको पद और बंगले और ऑफिस सारे दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं? कभी इसकी समीक्षा हुई? सचिवालय संघ ने जो कल का आदेश निकला है कि कटौती करने के संबंध में कि राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, इसके कारण कई चीज़ों में इनके द्वारा कटौती किया। क्या कटौती गरीब कर्मचारियों के लिए यहाँ पे निर्धारित है कि 8 से 10 हज़ार रुपये का जो कर्मचारी जो श्रमिक है उसकी आप कटौती करने जा रहे हैं, और जबकि आपका जो 8 से 10 हज़ार रुपये का श्रमिक आपने रखा है उसके लिए आप कटौती करें, क्या आप इस तरह से राज्य को बचा पाएंगे? तो इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। जहां पूरा देश कोरोना वायरस को लेकर दहशत में फैला हुआ है, वहीं कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में रानीखेत में उर्स के मौके पर कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर, अस्पताल स्टाफ, पुलिसकर्मी, राजस्व कर्मी, स्वच्छता कर्मचारी व पत्रकारों को सम्मानित किया गया। बता दें कि रानीखेत में हर साल उर्स बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और कौमी एकता की चादर चढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते इसे बेहद सादगी के साथ मनाया गया। खादिम मोहसिन खान ने बताया कि कोविड-19 के चलते इस बार उर्स के मेले का आयोजन नहीं किया गया। इस दौरान एसडीएम अभय प्रताप सिंह, कोतवाल हरेंद्र चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। 11 जून से था, 10 जून से लेकर के 11 जून तक था, मगर जो है इस महामारी कोविड-19 की वजह से जो है इस कार्यक्रम को हर वर्ष के बाद हम बना नहीं पाए। तो हमारे यहाँ के जो खादिम हैं और सेवादार हैं, उन सब लोगों ने मिलकर के चादर की पोशी की और पूरे दुनिया के लिए अमन की दुआ की। और नैनीताल स्थित सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के संबंध में प्रशासन एवं सभी धर्मों के धर्मगुरु की बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन मां नैना देवी प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया। बैठक में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा तथा बुद्ध मठ के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम विनोद कुमार द्वारा की गई, जिसमें धार्मिक स्थलों को खोलने के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइनों से सभी धर्म गुरुओं को अवगत कराया गया। वहीं धार्मिक स्थल खोलने तथा एहतियात के तौर पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने को लेकर चर्चा की गई। इस बीच धर्म गुरुओं की ओर से विभिन्न सुझाव भी रखे गए। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि फिलहाल जून माह से नैनीताल के धार्मिक स्थल भक्तों के लिए नहीं खोले जाएंगे। लॉकडाउन के बाद 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की जो कतिपय शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी, उसी के क्रम में आज नैना देवी मंदिर में समस्त धर्मगुरुओं के साथ एक मीटिंग की गई है और उनको जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उससे उनको अवगत कराया गया है और उसके बाद उनसे निर्णय लेने के लिए कहा। और डोईवाला के भानियावाला में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां राज्य मंत्री करण बोरा और संकल्प पत्र वितरण कार्यक्रम के प्रभारी विक्रम नेगी ने डोईवाला विधान सभा के सभी मंडल अध्यक्ष को संकल्प पत्र दिए। मंडल अध्यक्ष हर बूथ के कार्यकर्ता को यह संकल्प पत्र देंगे ताकि भारत सरकार के जनहित के कार्यों का बखान आम जनता के सामने किया जा सके। राज्य मंत्री करण बोरा और संकल्प पत्र वितरण कार्यक्रम के प्रभारी विक्रम नेगी ने कहा कि भाजपा के केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य कर आम जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। संकल्प पत्र वितरण का उद्देश्य आम जनता के बीच मोदी सरकार के विकास कार्यों को ले जाना है ताकि जनता का विश्वास भाजपा में बना रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक सफल सरकार चल रही है, अभी दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्व होने पर ये जो एक जनता को संदेश दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मोदी जी ने जो संकल्प पत्र भेजा है वो हर बूथ तक, हर परिवार तक ये पहुंचेगा पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा।
लॉकडाउन की मार हर वर्ग पर पड़ी है। जहां एक और बड़े बड़े उद्योगपति लॉकडाउन की मार से बेहाल हैं, वहीं छोटे व्यापारी भी लॉकडाउन से काफी परेशानी में हैं। पुरानी कारों के सेल बानों की भरमार बड़ी तादाद में है। लोग अपने बजट के अनुसार पुरानी कारें खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। लॉकडाउन के चलते कार बाजार डीलर भी भारी दिक्कतों में आ गए हैं। उनका कहना है कि न कि मेंटेनेंस के साथ साथ काम करने वाले कर्मचारियों का भी वेतन पूरा नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन के चलते अब लोगों के पास रुपयों का बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते वह पुरानी गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे कार डीलरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने लॉकडाउन भी लागू किया था, लेकिन अब लॉकडाउन खुल गया है और अनलॉक शुरू हो गया है, लेकिन कुछ कारोबार अभी भी घाटे में चल रहे हैं। बात करें सेकंड हैंड कार बाज़ार का, सेकंड हैंड कार बाज़ार में जो है मतलब कारों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हम ऐसे ही एक सेकंड हैंड कार बाज़ार में खड़े हैं, जहां की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, धूल फाक रही हैं और इस कारोबार में भी काफ़ी घाटा हो रहा है। इसके ही मालिक हमारे साथ हैं, उनसे ही जानेंगे कि जो लॉकडाउन में कारोबार पर क्या असर पड़ा है। कि जैसे लॉकडाउन लागू है, कारोबार में फ़र्क पड़ रहा है। जो कारों का आप लेने खरीदने का काम करते थे, कितना फ़र्क पड़ रहा है? सर फ़र्क तो इतना है कि कारोबार में मतलब जो है कस्टमर तो है ही नहीं मार्केट में। जो पहले थोड़ा सा चलता था वो तो बिल्कुल ही बंद हो गया अभी। कारोबार तो है ही नहीं, बड़ी समस्या है फिलहाल। आगे देखते हैं, जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ या ऐसा कुछ ढील मिलती है, कुछ कारोबार चलता है तो आगे कुछ लगता है, कुछ उम्मीद है। इनका कहना था कि जो है जिनका खरीदार दूर तक नहीं ढूंढने को मिल रहा है, इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन इनको उम्मीद कायम है कि आने वाले टाइम में इनके भी कारोबार आगे बढ़ेगा। यानी उसके लिए अकील अहमद मंगलो। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। स्कूल में आके मुझे नहीं, आप लोग को बुलाया किसने थे ये बताओ। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।